हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबकी जीआईसी, एल्टीग्रेट और लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका जो जनरल स्टडीज है यानी सामान्य अध्ययन, उसकी तैयारी कराने के लिए मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज ये है 6वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। इसकी मुख्य बातें कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पर डे अगर आप जो है हमारे चैनल से जुड़ते हैं और शाम को 6 बजे से 7-8 बजे के आसपास तक आपको पर डे एक जो है प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसमें आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहने का मतलब आपको उस जो है एक कंप्लीट जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी हुई थी जीआईसी एल्टीग्रेट 2018 के, उसी पैटर्न पर आपको परीक्षा जो है मिलता है पूरा पेपर। और इसमें जो सब्जेक्ट्स शामिल हैं अर्थशास्त्र, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कृषि, जनसंख्या एवं नगरीकरण। अब इसमें आप जान सकते हैं ये कुल मिलाकर के ये सारे टॉपिक्स आपको पार्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका पूरा डिटेल और जो है जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और साथ साथ आंसर की और सारी चीजें आप पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एक हमारा ग्रुप, हमने पेड ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस पर व्हाट्सअप करिए और 199 रुपए इसका चार्ज है, पे कर दीजिए। आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारा मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इतना ही आपके लिए जीएस के लिए बहुत पर्याप्त होगा। इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। सुनो स्वतंत्रता का सुर, एक नई तैयारी की धुन। टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ खास इस 14 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जी हां, इसमें 4 ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एग्जाम या किन-किन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो है उससे पहले थोड़ा सा आंसर बताएं, उससे पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा मित्र कि आप सबसे पहले अपना खुद का आंसर आप बना लिया करें, जिससे कि आप लास्ट में लिखें, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ आपने कितना जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? उच्चतम न्यायालय होता है। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस प्रकार जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, यानी लोगों के अधिकारों को छीनती है या कम करती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे देश के जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। जी हाँ, अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी ऐसा कानून बना करके हमारे मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है तो हम आराम जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। जी हाँ, शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि है वो क्या है? पहला है 30 मिनट, दूसरा है 60 मिनट, चौथा है 2 घंटे और चौथा है अनिश्चितकाल, तीसरा है 2 घंटे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको लिखना है, पहला है यहाँ पर सही आंसर है 60 मिनट। जी हाँ, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद, आपको मैंने कल एक क्वेश्चन में बताया था, प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है और इसका समय 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। ठीक है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का जो सबसे पहला जो आरंभ हुआ था ये 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लिखाए बिना यानी अध्यक्ष को बताए बिना उठा सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि संसद में कोई भी मुद्दा उठाना होता है तो उससे पहले जो है अध्यक्ष को अवगत कराना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना, यही भैया सबसे बड़ी गलती होती है, नहीं वाले। नहीं को हम छुपा देते हैं और सुमेलित करने में लग जाते हैं, तो यहाँ पर गलतियां होती हैं। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं तेल शोधनशाला है और दूसरा राज्य है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बीना। बीना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। नूनमती या असम में है। ठीक है, वादिनार पंजाब में है, मनाली तमिलनाडु में है। अब इसमें कौन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। जी हाँ, तीसरा नंबर वादिनार। जी हाँ, वादिनार आपका जो है कहां पर है? गुजरात में है, पंजाब में नहीं बल्कि कहां है? गुजरात में। बीना आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नूनमती असम में है और वादिनार गुजरात में है और मनाली तमिलनाडु में है। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशेषता है। जी हाँ, इसमें जो पहला ऑप्शन है अति ठंडा पानी, दूसरा है अति गर्म पानी, तीसरा है अत्यधिक लवणीय पानी, चौथा है विशिष्ट समुद्री वनस्पत। तो इसमें चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है, वो क्या है?
ये चौथा आंसर। जी हाँ, चौथा आपका सही है, विशिष्ट समुद्री वनस्पत। आप जानते हैं कि सारगैसो जो समुद्र है यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह एक अनोखा समुद्र है, इसका कोई भी स्थलीय सीमा नहीं, यानी ये चारों तरफ से पानी से ही घिरा है। पानी के घिरे बीच वाले एक भाग था, उसी का नामकरण कर दिया गया है सारगैसो समुद्र। ठीक है, ये चारों तरफ से जो है धाराओं से घिरा है और इसमें एक जो है सारगासम नामक एक भूरे समुद्री शैवाल जो है, ठीक है, उसके वजह से इसका नाम सारगैसो पड़ा था। और इसमें एक विशिष्ट समुद्री वनस्पत पाई जाती है जिसका नाम है प्लैंक्टन। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रहता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है मध्य क्षेत्र और चौथा है उत्तरी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी क्षेत्र। जी हाँ, जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति इस तरीके से है कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर तराई ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है, यानी ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का शिशु लिंग अनुपात है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो है पहला है 912, दूसरा है 913 और तीसरा है 914 और चौथा है 919। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आप जो सही आंसर ये है 919। जी हाँ, डी आंसर इसका सही है। जब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात 919 बच्चियों पर 1000 बच्चे थे, ठीक है, लड़के थे, जबकि देश का जो सामान्य लिंगानुपात है 943 है। ठीक है, 943/1000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। जी हाँ, जब ये क्वेश्चन 2007 और 2013 में ये पूछा गया था उस दौरान जो सही आंसर था वह था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब ये इसका जो सही आंसर है वो हो गया है क्या? गुजरात। जी हाँ, तो अभी इस समय जो भारत का सबसे जो है अत्यधिक उत्पादक तंबाकू का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आने लगा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का व्यय नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है उसको बताना। पहला ऑप्शन है बाजार ऋण, दूसरा है विनिवेश प्राप्तियां, तीसरा है सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से उधार और चौथा है कर प्राप्तियां। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह है कर प्राप्तियां। तो इसका जो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत ऋण वसूली, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का विनिवेश, ऋण ग्रहण, रिजर्व बैंक से सरकारी उधार, ट्रेजरी बिल, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण, राज्य भविष्य निधि आदि को शामिल किया जाता है। कर प्राप्तियां जो है क्या है? पूंजी बजट प्राप्तियों का अव्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय के साथ विकास। ठीक है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आप जानते हैं कि भारत का जो है एक पंचवर्षीय योजना चलती थी, अब हालांकि अब नीति आयोग उसको बना दिया गया है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। तो योजना आयोग के थ्रू एक जो है पंचवर्षीय योजना चलती थी जिसमें क्या होता था, उसका एक मुख्य उद्देश्य रखा जाता था, एक विकास का टारगेट रखा जाता था। तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें न्याय के साथ विकास का जो है टारगेट रखा गया था? तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी? 1997 से 2002 तक। जी हाँ, इसका जो इस योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था वो कितना था? 5.4% था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन विवादित है। तो ये जो है इसमें जो ये क्वेश्चन है ये 2009, 2008 और 2013 के दौरान पूछा गया था। उस दौरान ये इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसे जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रह्मोस के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है? पहले हम उस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, यह एक पराध्वनिक परिभ्रमण परिक्षेपात्र है। ठीक है, यह भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, इसे दाग कर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया। और चौथा ऑप्शन है इसकी जो उड़ान परास 400 किलोमीटर
है। ठीक है, तो इसका जो उस समय जब 2013 के आसपास तक जब इसका क्वेश्चन बनाया गया था, उस दौरान तक जो इसका सही मतलब ये ऑप्शन है, ये सही जानकारी नहीं दे रहा था। यानी उस दौरान जो इसकी उड़ान थी वो 290 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, लेकिन वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि उस दौरान के परिप्रेक्ष्य में ये चारों ऑप्शन सही थे, लेकिन मतलब ये ऑप्शन सही था, लेकिन आज के समय में ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यानी ये चारों ऑप्शन ब्रह्मोस के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड कर लिया गया है इस क्वेश्चन को, इसीलिए कि जानकारी आपको रहे। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता ध्वनि से 3 गुना अधिक तीव्र है। ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस दौरान इसकी जो उड़ान परास था वो कितना 290 किलोमीटर था। ठीक है, लेकिन जिसे वर्तमान बढ़ाकर अब 400 कर दिया गया। यानी ये चारों ऑप्शन जो है अब बता रहे हैं ब्रह्मोस के बारे में सही जानकारी। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसका नामकरण, जो ब्रह्मोस का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ठीक है, इसका नामकरण, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो है भारत और रूस दोनों के सहयोग से किया गया था, तो इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा, ठीक है, जो है रूस के मास्कवा नदी के दोनों के पहले अक्षर को, यानी मास्कवा और ब्रह्म दोनों को मिला करके जो है ब्रह्मोस बनाया गया है। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ है। तो भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मास्कवा नदी, ठीक है, दोनों का जो शुरुआती अक्षर है उसको मिला करके ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है, तो इस मिसाइल परियोजना को रूस और भारत की संयुक्त परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको ब्रह्मोस के बारे में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखो, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। अब समय फिश लगा है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया ये कौन सी इसमें फिश है। अब ये घोड़ा है तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो घोड़ा है, घोड़ा के बारे में बता रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो यही है। ठीक है, यह एक प्रकार की समुद्री मछली है। ठीक है, और बाकी सब मछली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स एक वास्तविक रूप से मछली है। ठीक है, जो है मछली के अंतर्गत आता है और यह भारतीय जो एवं अटलांटिक महासागरों की एक अस्थल यानी बोनी मछली है। ठीक है, जबकि जो स्टारफिश है ये आपका जेलीफिश, डॉगफिश, ये तीनों क्या हैं? यह एक तरीके से फाल्स मछलियां हैं। ठीक है, तो ये मछली के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, यहाँ पर खोज लिखा हुआ है, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ, यहाँ पर खोज लिखा है, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है खोज किसके द्वारा किया गया है। तो यानी जो सही हो उसको नहीं, यानी जो गलत है उनको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने। तीसरा जो है ऑप्शन है एक्स किरणों की खोज किसने किया? WC रॉटगेन ने। और चौथा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? WC रॉटगेन ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। WC रॉटगेन की जगह पर एक नाम होना चाहिए था। क्या नाम होना चाहिए था? जेम्स चैडविक। जी हाँ, जेम्स चैडविक होना चाहिए था। आप लोग लिख लीजिए जेम्स चैडविक। तो इसको लिखने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो है लड़के ने गलती कर दिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पोट्रॉन। यानी पोट्रॉन की जो खोज है उसको माइकल फैराडे ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ये तो बिल्कुल सही है। पोट्रॉन का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने नहीं, बल्कि किसने किया था? जो है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, किसने खोज किया था? WC रॉटगेन ने। और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। यहां पर लिख लीजिए, गलती से लिखा है WC रॉटगेन। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है फर्मीमीटर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है। अब इसमें जो सबसे सही आंसर है वह है सी, यानी फर्मीमीटर। लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? फर्मीमीटर होती है। क्या होती है? फर्मीमीटर होती है। फर्मीमीटर के बाद किसका नंबर आता है? एंगस्ट्रॉम का नंबर आता है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? फिर नैनोमीटर का नंबर आता है। फिर उसके बाद जो है माइक्रोन का नंबर आता है। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके मतलब प्रदान किए जाते हैं? किसके लिए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो इसका थोड़ा सा देखने से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल से संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बस आप इसको ध्यान दें। ग्लोबल 500 नामक एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। और कब से शुरू किया गया? 1987 से। ठीक है, 1987 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार पर्यावरण और मानवीय उपलब्धि को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सत्य है? इनमें पहला ऑप्शन है दोनों ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्रण, और दूसरा है केवल ऊर्जा का प्रवाह, तीसरा है केवल खनिजों का चक्रण। उपर्युक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह है एक। जी हाँ, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, दूसरा है रेड पर्वत, तीसरा है, यहां पर गलती से ग्रीन पर्वत की जगह फिर से रेड पर्वत लिख लिया, दूसरी टाइपिंग मिस्टेक मिल गई, चौथा है व्हाइट पर्वत। तो हालांकि मैं बता रहा हूं, टेंशन न लीजिए, आप लोग इसको सही कर लीजिए, मैं सुधार करके आपको पीडीएफ भेजूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, यहां पर इसको हम मान लेते हैं ग्रीन पर्वत, और चौथा है व्हाइट पर्वत। तो इसमें से निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है। कहां पर है? जर्मनी में। बाकी रेड, ग्रीन और व्हाइट तीनों जो पर्वत हैं वो कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। रेड, ग्रीन और व्हाइट तीनों पर्वत कहाँ पर हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो ये है आपका जो है सही आंसर। इसमें आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है मीथेन। जी हाँ, तो शनि ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और मीथेन और एमोनिया जैसी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांश हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। किससे निर्मित है? हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम की जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा है, और उसके बाद मीथेन और अमोनिया थोड़ा थोड़ा मात्रा में वहां पर पाई जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में है वो मीथेन है, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रो रसायन कारखाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा असम में, चौथा है तमिलनाडु में। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह है गुजरात। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित पेट्रो रसायन कारखाना, गुजरात के जामनगर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन सी ऐसा जो है राष्ट्र है जिससे म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। तो 4 ऑप्शन है, असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मिजोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जानते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200। कई बार पूछा गया है भैया, ध्यान रखिए। और उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम में जो देश है वो कौन है? पाकिस्तान है, और उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, उत्तर में कौन है? चीन और नेपाल है तथा भूटान है, और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे ज्यादा जो हमारे सीमा लगती है किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से, तो वो कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम किससे साझा करते हैं? बांग्लादेश से साझा करते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका असम हो गया है। और आप जानते हैं म्यांमार से जो है, जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर तथा मिजोरम, ये 4 जो हमारे राज्य हैं ये जो है बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, इन 4 राज्यों से जो है मिला हुआ है, सटा हुआ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अलग अलग प्रदेशों का अपना लोक सेवा आयोग होता है, और तीसरा है वित्त आयोग, और चौथा है योजना आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आप बिल्कुल ये है योजना आयोग। जी हाँ, योजना आयोग। हालांकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सारे एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यही एक ऐसा है था, हालांकि अब तो हटा दिया गया, अब इसको नीति आयोग बना दिया गया है। तो ये था, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? किसको? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है उसको आपको बताना है। अभी ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद
ठीक है। 171 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 173 अनुच्छेद 163। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अनुच्छेद लिख दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 161। ठीक है, क्या आंसर है? 161। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और वो शक्ति क्या क्या है? ठीक है, राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ शक्ति रखता है। क्या शक्ति रखता है? राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार उसके पास, राज्यपाल के पास नहीं होता। कोई किसी को अगर जो है सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय से उसको जो है मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता, ये बात ये जान लीजिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या कर सकता है? थोड़ा कम कर सकता है या कुछ समय के लिए हटा सकता है या फिर जो है थोड़ा डिले कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। बल्कि क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? ठीक है, पहला है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा है संसदीय कानून, तीसरा है योजना आयोग की अनुशंसा और चौथा है मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। जी हाँ, तो अंतरराज्यीय परिषदों का ये निर्माण स्रोत, इसमें सही आंसर है संवैधानिक प्रावधान। जी हाँ, क्या आंसर है? संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद की गठन किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह लगे कि यह ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है एवं अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। ठीक है, इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो इसमें देखिए कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, यानी 3, 2, 3, 5, 2, 1। ठीक है, यानी 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 समानता, 1 भ्रातृत्व है कि इसी तरीके से ये दिया गया है। तो इसका आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसलिए इसको समाहित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है और 5 स्वतंत्रता है। क्या है? 5 स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे जो है 2 जो है इसकी समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता है और भ्रातृत्व जो है का मतलब क्या है? यहाँ पर बंधुत्व से है। ये हमारी प्रस्तावना में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? थोड़ा सा ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 1937 के चुनाव में, आम चुनाव में कांग्रेस को जो है कुल मिलाकर के जो इसका सही आंसर है वो है, आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर 11, 9, 6 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। जी हाँ, आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से बात को। 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों, खास करके बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 5 में पूर्ण बहुमत मिला था और बंबई में पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गए थे। कुल मिलाकर के 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हो गई थी इनकी। ठीक है, तो जो बॉम्बे था वहां पर थोड़ा कम मिला था, लेकिन फिर भी जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिए थे। यानी कुल मिलाकर के 6 आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है। ठीक है, इसमें आपको ये जो घटनाएं हैं, जैसे पहला ऑप्शन है काल कोठरी की घटना, अब इसको आपको बताना है कि पहले कौन घटना हुई, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है मीर जाफर की मृत्यु, चौथा है इलाहाबाद की संधि। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। जी हाँ, कौन सा आंसर सही है? ए। तो इसमें आप जानते हैं कि काल कोठरी की जो घटना है वो कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। कब? 1756 ईस्वी में। उसके बाद जो है 20 जून 1756 ईस्वी में। और जो है इस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद फिर मीर जाफर की मृत्यु होती है 65 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 56 में घटना हुई है, ये घटना 56 में, ये कब हुई है? 64 में, ये कब हुई है? 65 में, और ये घटना कब हुई है? ये अगस्त 65 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? ये फरवरी 65 में, ये अगस्त 65 में। तो इस तरीके से ये सही सुमेलित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादशाहनामा का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है
निजामुद्दीन अहमद, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी और तीसरा है अबुल फजल, चौथा है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पादशाहनामा की रचना किया था। किसके साथ काल में? शाहजहां के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह एक कथन है। इस कथन को किसने कहा था? चार ऑप्शन है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। जी हाँ, तो यह जो ऑप्शन है कई एग्जाम में पूछा गया है। आप ये जो सही आंसर है इसका इल्तुतमिश, यानी कौन कह रहा था ऐसा कि जो इल्तुतमिश था उसने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो पहला ऑप्शन है 8,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी, 12,000 विद्यार्थी और 15,000 विद्यार्थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ह्वेनसांग एक जानते हैं चीनी जो है यात्री था, जो आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, तो इसने जो अपनी एक रचना लिखा था उसमें इन्होंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें। थोड़ा सा समझिएगा, प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। पटना के दक्षिण में, या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पटना के दक्षिण में 40 मील की दूरी पर, जो अभी वर्तमान समय में बड़गांव नामक गांव के समीप यह एक शिक्षण केंद्र स्थित था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक कौन था? शक्रादित्य था। कौन था? शक्रादित्य। और शक्रादित्य की पहचान किसको माना गया है? कुमारगुप्त प्रथम को, जो गुप्त वंश का महान शासक था, जो है जिसकी प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रादित्य थी। ठीक है, प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य थी। किसकी? कुमारगुप्त की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। पहला है बागोर, दूसरा है बाघोर, तीसरा है वीरभानपुर, चौथा है महदहा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? महदहा। महदहा से क्या हुआ है? मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा, वहां से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, चंगेज खां को, महमूद गजनवी को और अब्बासी खलीफा को और अफरासियाब को। चार ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर है वो कौन है? अफरासियाब। जी हाँ, अफरासियाब। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और इसको आप नोट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर ये ग्रुप जो है PDF भेज दी जाएगी। इसमें जो थोड़ा बहुत त्रुटियां हैं उसको एडिट कर दिया जाएगा। इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।